नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो हम लोग 30 सीरीज देख रहे थे, आज हम 30 सीरीज में क्लास नंबर 24 को देखेंगे। इससे पहले 23 क्लास कर लिए हैं, साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ विज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं। ये आप लोगों का ही डिमांड है कि अब जो बचा हुआ क्लास है उनमें हमें अधिक से अधिक विज्ञान पढ़ाया जाए, ताकि हम जो है रेलवे के एग्जाम में बेहतर कर पाए, है ना। तो मैं भी मानता हूं कि ये बात सत्य है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको विज्ञान ही पढ़ाऊंगा, जो भी इस सीरीज की क्लास बचे हुए हैं उनमें। तो आज का ये वीडियो सिर्फ विज्ञान के नाम। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि कल रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें एनालिसिस को बैन करा दिया गया है। जैसे एसएससी ने नोटिस जारी किया था, उसके बाद हमने कोई सा भी एनालिसिस नहीं कराया, उसी प्रकार से अब रेलवे का भी मैं एनालिसिस नहीं कराऊंगा। और मेरा मानना है कि यह बहुत सही हुआ, है ना, उन बच्चों के लिए जो नियमित पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए, है ना, जिनके पास पढ़ाई ही एकमात्र विकल्प है और उसी को अपनाया है ना। तो उनके लिए बहुत अच्छा हुआ और ये हमारे लिए भी अच्छा हुआ। ठीक है, तो मैं पक्षधर हूं इन सब चीज़ों का। अच्छा हुआ बंद हो गया, है ना। तो जिनको रेगुलर पढ़ना है, मेरे से चाहे कहीं से, अगर रेगुलर पढ़े हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं और इन सब चीज़ों की उनको जरूरत होती ही नहीं है। अरे भाई, एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन पता चल जाएगी क्या है, उससे आपकी मेरिट थोड़ी बन जाएगी। ये आप अपने मन को समझा रहे होते हो, अपने मन को ठग रहे होते हो। यही बात सत्य है। 99.9% यह बात सत्य है कि भाई एनालिसिस देख के एग्जाम में मेरिट नहीं बनाई जा सकती, है ना। मेरिट तब बनेगा जब आप नियमित मेहनत किए हैं। मैं नहीं कहता मेरे से ही पढ़िए, कहीं और से भी आप पढ़े होंगे तो ठीक है। तो नियमित मेहनत पे भरोसा रखिए, इन सब चीज़ों को छोड़िए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अगर हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, एसएससी जीडी से लेकर के सीजीएल मेंस तक का, है ना, आपका एसएससी का, या बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सबके लिए एक ही रामबाण है। इनके अलावा अगर आप रेलवे की ये वाला जो सीरीज चल रहा है ना, तो आप लोग ले सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को एक छोटा सा फी अदा करके जो है बाय कर सकते हैं और 1 स्टेप जीके जीएस का सोल्यूशन को जो है अचीव कर सकते हैं और अपने जो है सफलता को 4 चांद लगा सकते हैं या सफल हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। पहले हम फिजिक्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप लिंक के थ्रू भी कंटेंट को बाय कर सकते हैं। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? सबसे पहले विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी, है ना, न्यूनतम दूरी, कोई भी चीज का न्यूनतम दूरी जो है आपका क्या होता है? विस्थापन होता है। दूरी तो सब समझते ही है ना, तो न्यूनतम दूरी विस्थापन होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, जैसे दूरी का होता है। ठीक है। इनके अलावा किन दो भौतिक राशियों की एक ही इकाई होती है? किन दो भौतिक राशियों की एक ही मात्रक होती है? तो बल और उत्क्षेप बल, ये दोनों का एक ही इकाई होता है। अब मैं बल का अगर पार्टिकुलर बात कर लूं, है ना, तो बल का अगर एसआई मात्रक अगर आपसे पूछता है कि भाई बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है ना। बल का अगर सीजीएस पद्धति में अगर आपसे मात्रक पूछता है तो क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है। और 1 न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है? तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन हो जाते हैं। ठीक है। एक देखिए बल के जैसा ही प्रतिबल है, ऐसे ही नाम मिलता जुलता है, लेकिन प्रतिबल का जो मात्रक होता है ये न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, यहाँ भी कंफ्यूजन होती है। खाली प्रतिरोध कहेगा, खाली प्रतिरोध रेसिस्टेंस, है ना, जो आपका सप्लाई मतलब धारा को रोकता है, बाधित बनता है रास्ते में, उसे प्रतिरोध कहते हैं। रुकावट मतलब रेसिस्टेंस, है ना। तो ये जो है आपका खाली प्रतिरोध रहेगा तो इसका मात्रक ओम होता है। लेकिन अगर प्रतिरोधकता कहेगा तो इसका मात्रक ओम के साथ मीटर भी होता है, ओम मीटर। चलते हैं आगे। इनके अलावा एक चीज और यहीं पे समझ लीजिए, अच्छा लिखा है आगे मैं बताऊंगा। विद्युत धारा तथा विद्युत आवेश का मात्रक क्रमशः क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है। देखिए एम्पियर जो है, विद्युत धारा को आप किस यंत्र से मापते हो? तो आप कहते हो सर आमीटर से मापते हैं। और आमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? तो हमेशा सीरीज में जोड़ते हो, है ना। कैसे जोड़ते हो भैया? सीरीज में जोड़ते हो, तभी आप विद्युत धारा का मान फाइंड कर पाते हो। वहीं पे विभवांतर या वोल्ट मीटर को जो है आप, है ना, समानांतर क्रम में जोड़ते हो, है ना। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ के विभवांतर का मान फाइंड करते हो या विभव का मान फाइंड करते हो, लेकिन विद्युत धारा को श्रेणी में जोड़ के जो है निकाला जाता है। ठीक है। 1 कूलम आवेश बराबर कितना होता है? जो बच्चे जानते हैं जरूर मैसेज कीजिएगा।
चालकता और डॉट 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 में विपरीत संबंध होते हैं। देखिए चालकता और किस में विपरीत संबंध होते हैं, तो चालकता और प्रतिरोध में विपरीत संबंध होता है। अर्थात किसी चीज का जो कंडक्टिविटी गुण है, अगर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये घटेगा, अगर रेसिस्टेंस घट रहा है तो ये जो है बढ़ेगा, यानी इन दोनों में विपरीत संबंध होते हैं चालकता और रेसिस्टेंस के अंदर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। एक प्रश्न को लेकर चुंबक को अच्छे से समझा दिया था, उससे कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्लास नंबर 20 या 19 है मेरे ख्याल में, अच्छे से समझिएगा। वैसे मैं हर सेक्टर हर एंगल से आपको जो है पढ़ा दिया है मेरे दोस्त, कहीं भी आपको तकलीफ नहीं होगा। इंडिया में किसी भी एग्जाम में तकलीफ नहीं होगा अगर आपने मुझे 6 माह फॉलो किया है, कंटेंट से रिवीजन किया है। और यही मैं आपको बता दूं, हमारे कंटेंट कौन खरीदते हैं, मुखर्जी नगर पटना के बच्चे, और जो सेलेक्ट हैं ऑलरेडी जिनको पढ़ने का कम समय मिलता है वो है ना, एक्स आर्मी, ये सब खरीदते हैं भैया, ताकि कम पढ़ के जो है बढ़िया काम हो सके, और इसी पे काम करता हूँ। ठीक है, चलिए, मेरा मानना भी यही है कि जब नौकरी लेना है तो पीएचडी क्यों करना है भाई। लाइब्रेरी में 1000 पुस्तक पढ़ना संभव है क्या, नहीं है ना, तो वही पढ़ो ना जो काम के हो, है ना। चलिए, इसके अलावा चुंबक के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक जो है दक्षिण उत्तर के दिशा में, उत्तर दक्षिण के दिशा में ठहरते हैं। इनके अलावा चुंबकत्व कहाँ पे कम होता है, ज़्यादा होता है, एक चुंबक के 2 भागों में काटने से क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बदल जाते हैं क्या, ऐसा बहुत सारे चीज़ बताए थे। इनके अलावा कृत्रिम चुंबक, नेचुरल चुंबक क्या होते हैं, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे, है ना। ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण तीनों की जो है सम्मिलित बीमाएँ क्या है, तो ये है ml² T इनवर्स 2, है ना, जहाँ पे T किसको इंडिकेट करता है, टाइम को, है ना। इसके अलावा L किसको करता है, कोई बच्चा, M करता है द्रव्यमान को, L करता है लेंथ को, और T करता है टाइम को। ठीक है, इनके अलावा आधारी मात्रक और पूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है। आधारी मात्रक होता है 7, ये कौन है, आधारी या बेसिक कहिए, ये क्या हो, या फंडामेंटल कहिए या मेन कहिए, तो ये 7 कौन है, लंबाई, इसका क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम, समय क्या होता है आपका सेकेंड, तापमान क्या होता है, केल्विन, विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर, ज्योति तीव्रता क्या होता है, आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल होता है। तो ये मात्रक है, ये 7 है बेसिक, और 2 गो आपका पूरक मात्रक होता है। ठीक है, या फिर व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं पूरक मात्रक को, ये सप्लीमेंट्री मात्रक भी कहते हैं। इनके अलावा बल आघूर्ण का मात्रक क्या है, पहले हम मात्रक वाला रखे हैं भाई क्वेश्चन, कोई भागना मत। तो ये होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। बल और प्रतिदीप्ति का मात्रक क्रमशः क्या होता है, तो बल का भी आपने देखा न्यूटन हो रहा था, प्रतिदीप्ति का क्या होता है, लक्स होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रतिदीप्ति का लक्स होता है, बल का न्यूटन आपने पहले से ही जान लिया है। अगला प्रश्न जो है, 1 जूल का मान 1 न्यूटन और डॉट 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 के गुणनफल है। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर बराबर 1 जूल होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कई बार आपके रेलवे ने पूछा हुआ है ये पार्टिकुलर पॉइंट को। इनके अलावा किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का दिशा और मान ज्ञात करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने 2-4 दिन पहले ही पढ़ाया था कि आमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है बेसिक। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि विद्युत धारा का प्रवाह होने वाला दिशा को भी माप लेता है, लेकिन अमीटर सिर्फ विद्युत धारा के मान को मापता है, मापता है दोनों विद्युत धारा को, लेकिन एक दिशा को भी मापता है, वो है गैल्वेनोमीटर। क्या है भैया, वो है गैल्वेनोमीटर। तो ध्यान रखेंगे, गैल्वेनोमीटर और अमीटर दोनों से आप विद्युत धारा को मापते हो। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के मान के साथ साथ दिशा का भी बोध कराता है। 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध की समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो आर फाइनल बराबर क्या होता है, अगर 2 गो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में तो योग का संक्रिया करना पड़ता है। गणितीय संक्रिया की बात करेंगे तो योग की संक्रिया मतलब सीधे सीधे जोड़ना पड़ता है। अगर यहीं पे अगर यही प्रतिरोध है ना समानांतर क्रम में हो जाता, श्रेणी क्रम के जगह अगर पैरेलल हो जाता, तो क्या करते हैं 1/r फाइनल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 करते हैं, और इससे r फाइनल का मान निकालते हैं बट्टा पर के जोड़ करके।
जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा है ना दाब, शक्ति और रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का क्या हो जाएगा एसआई मात्रक? पास्कल। शक्ति का क्या होता है? वाट। और रेडियोधर्मिता का क्या होता है? बैकुरल। देखिए यहाँ से भी बहुत कुछ समझने को है, तीनों के तीनों क्वेश्चन से एडिशनल जानकारी आपके लिए जरूरत है। सबसे पहले दाब। दाब ये जो पास्कल है, ये पास्कल के सिद्धांत पे क्या काम करता है? तो जो भी हाइड्रोलिक युक्ति है, जो भी हाइड्रोलिक चीज है, जैसे लिफ्ट हो गया, टेलर हो गया, हाइड्रोलिक होता है, सीधे उठा देता है, तो ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। आपने बड़े बड़े पुल बनता हुआ देखा होगा, है ना, वो जो डिग करता है ना, खोदता है, ये सब भी पास्कल के सिद्धांत ही लगते हैं वहां पे। तो ये पास्कल तो एक वहां पे हो गया। वाट से क्या है? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, एक तो ये भी जानते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? कोई भी बच्चा बता सके तो बताइए। शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? शक्ति पावर बराबर W/T होता है ना। कार्य करने, ये कार्य है और ये समय है ना, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो बैकुरल है, बैकुरल से आप क्या समझते हैं? रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक तो बैकुरल है, लेकिन रेडियोधर्मिता का अगर अन्य मात्रक की बात करें, अगर ऑप्शन में रेडियोधर्मिता का मात्रक पूछ रहा है और बैकुरल ऑप्शन में नहीं है तो क्यूरी से काम चलाएंगे। और रेडियोधर्मिता को किस चीज से मापते हैं? तो गैंगर मूलर काउंटर से मापते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने की थी। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। रेडियोधर्मिता में 3 प्रकार के कण का उत्सर्जन होता है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा पे पॉजिटिव, बीटा पे नेगेटिव और गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आवर्धन, सापेक्षिक घनत्व और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? एसआई वाला। देखिए आवर्धन का और सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है ना, इसका जो है कोई भी मात्रक नहीं होता है, लेकिन ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, कैंडला, है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे, CD से इंडिकेट करते हैं। आवर्धन और सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। ठीक है, इनके अलावा वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन, है ना, जहां पे हम u - v/t लिखते हैं ना, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी है नीचे। तो विस्थापन में परिवर्तन के दर वेग हो गया और वेग में परिवर्तन के दर त्वरण हो गया, है ना। दूरी कभी भी क्या हो सकता है? दूरी जो है कभी भी आपका निगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है। इसीलिए जब आप हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाते हो, है ना, कि भाई एक झंडा 15 मीटर ऊंचाई से टूटकर जमीन के सहारे मुड़ गए, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो झंडा की ऊंचाई कितनी होगी? अगर वहां पे निगेटिव भी आ जाता है तो आप पॉजिटिव मानते हो, क्योंकि दूरी जो है ये निगेटिव में नहीं होता है। इसके अलावा दूरी और विस्थापन किस प्रकार की राशि है सर? तो दूरी अदिश राशि है, वहीं पे विस्थापन सदिश राशि है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों का मात्रक मीटर ही होता है। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है? पहले क्वेश्चन में समझा दिए थे, न्यूनतम दूरी होते हैं किसी भी पाथ का। इनके अलावा किसी वस्तु की नियत त्वरण 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, प्रारंभिक वेग 75 मीटर प्रति सेकेंड है, तो कितने समय में वेग तिगुना हो जाएगा? ये जो है गति के समीकरण पे आधारित एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुधा पूछे जाते हैं। गति के पहला समीकरण से ये क्वेश्चन बन जाएगा। v बराबर u प्लस at का नाम आपने सुना होगा। एक होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो सेकेंड है, एक होता है v बराबर, है ना, v बराबर u प्लस at होता है, सही है ना जी? हाँ, v बराबर u प्लस at होता है, सही है जी। a एक्सेलरेशन है, t समय है, u आरंभिक वेग है और v वेग है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नियत त्वरण कितना दे रहा है? 15 मीटर, है ना, 15 मीटर जो है आपका दे रहा है ना, 15 मीटर जो है आपका दे रहा है। और आपका रिक्वायर्ड कितना है? वेग तिगुना, और प्रारंभिक वेग कितना है? 75। तो यहाँ पे हमको तिगुना करना है, तो 75 गुने 3 कर लेते हैं, इसका तिगुना डिमांड है भाई वेग का, है ना। और इधर क्या हो जाएगा? u आपका कितना दे रखा है? u दे रखा है सर आपका जो है, हाँ, u आपका कितना दे रखा है? प्रारंभिक वेग 75, और यहाँ पे प्लस है, a का वैल्यू अपने को पता है कि, हाँ, त्वरण का वैल्यू पता है 15, और यहाँ पे हमको समय का वैल्यू पता नहीं है, यही निकालना है। इधर लाके 75 घटा देंगे तो 2 बार 75 बचेगा, मतलब 150 बचेगा, और 150 में से 150 बटा 15 हो जाएगा, सिंपल t का मान, है ना, 150 बटा 15 हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा सर, है ना। इसका आंसर 10 सेकेंड होगा। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया
तो फिर से समझिए, गति का समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है ना। ये गति का पहला समीकरण, इससे आपको इसमें जो है आपको बना देना है। a का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 15 है ना। इसके अलावा आपका u का वैल्यू यहाँ पे 75, जो आपका रिक्वायर्ड है वेग वो 75 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना डिमांड कर रहा है ना। इसके अलावा एक्सलरेशन का मान बता ही दिए कि 15 दिया है, तो t का मान आप निकाल लोगे इस सूत्र से, तो v बराबर हो जाएगा सर 75 गुने 3, तिगुना डिमांड है। इसके अलावा u का वैल्यू है 75 और प्लस a का वैल्यू है 15 गुने t। अब यहाँ से इसमें से 75 घटाओगे तो 2 बार 75 बचेगा, 150 बचेगा, और 150 में से 15 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, है ना 135 बट्टा माफ कीजिएगा, ये 15 तो भाई गुणज में है ना, तो ये घटेगा कैसे, तो 150 बट्टा 15 हो जाएगा। t का वैल्यू 10 सही आएगा जी, सही है, 10 है, 10 सेकेंड होगा। आप करके देखेंगे, इसे समीकरण सॉल्व कर लेंगे जी, मैथ हमसे बेहतर है आपका। चलिए यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है। इनके अलावा अगला जो है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो उत्तोलक होता है ना, वो किस सिद्धांत पे कार्य करे, सरोता वगैरह, खैनी काटने का मशीन हो गया, हल हो गया, ये सब क्या है, उत्तोलक है। तीर चलाने का जो वो होता है, ये सब उत्तोलक है। तो ये जो है आपका बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है सर। उत्तोलक कई प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रथम श्रेणी पूछे जाते हैं। तैरने का नियम कौन दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था, लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता का सिद्धांत। इसमें जो है क्या कहा जाता है कि वो जो जितना भारहीन आप महसूस करते हो हटाए गए जल के बराबर होता है। इनके अलावा तराजू, कैंची, पिलास, हैंड पाइप, साइकिल का ब्रेक, ये सब जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ध्यान रखेंगे, ये हल्का देखने में लग रहा होगा, जब एग्जाम में छप जाएगा तो वहां आपको भारी लगने लगेगा। इनके अलावा न्यूटन के गति किस नियम को, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़ता का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन ने 3 गो नियम दिए थे, जिनमें पहले नियम को जो है आप जड़ता का नियम कह लीजिए, या जड़त्व का नियम कह लीजिए, या गैलीलियो का नियम कह लीजिए, या फिर बल के डिफिनीशन का नियम कह लीजिए, ये सब प्रथम नियम को कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के गति के किस नियम से बल का समीकरण प्राप्त होता है, तो बल का डिफिनीशन प्राप्त होता है जनाब पहले नंबर से, और बल का समीकरण प्राप्त होता है सेकेंड नियम से। F बराबर m है, फोर्स गुने मास गुने एक्सलरेशन, फोर्स बराबर, माफ कीजिएगा। इनके अलावा रॉकेट संचालन में न्यूटन के कौन से नियम का अप्लाई होता है, तो न्यूटन का थर्ड नियम का अप्लाई होता है। न्यूटन के थर्ड नियम क्या कहते हैं, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। इसका उदाहरण जूता पहन के जमीन पे मारना, जितना जोर से मारोगे उतना चोट लगेगा, ये न्यूटन का थर्ड नियम है एक तरीके से। ठीक है, इनके अलावा न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन कब हुआ था, 1687 में हुआ था। न्यूटन का जो पुस्तक है उनका क्या नाम था, प्रिंसिपिया। इसी में गति के समीकरण या फिर गति के जो नियम दिए हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। घर्षण बल हमेशा गति के डॉट 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 क्या होता है, तो घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत काम करता है। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो इनिशियली पैडल जोर से मारना पड़ता होता है, क्योंकि गति का विरोध कौन कर रहा होता है, घर्षण कर रहा होता है। ठीक है भाई, उसी पे पार पाने के लिए आप पैडल को जोर से मारते हो शुरुआती समय में, तभी जो है आपका साइकिल स्टार्ट होता है। स्टार्ट नहीं मतलब चलता है, वो क्या पेट्रोल से चलती है कि स्टार्ट होगी। ठीक है भैया, तो ये जो है आप गति का जो आपका है, गति हमेशा गति के विपरीत काम करते हैं, घर्षण बल। ये हमने साइकिल बना दिया एक अच्छा। इसके अलावा जो है निम्नलिखित में से कौन सी राशि प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, तो प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होगा बल। मैंने शुरुआत में ही बात कर लिया था, आप किसी न किसी चीज पे तो बल लगाओगे, अपने से कमजोर चाहे अपने से बलिष्ठ पे, लेकिन बल हमेशा जो है पेयर में आता है, अकेले नहीं आता। इनके अलावा यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होता है। अब यहाँ पे देखिए 10 न्यूटन का आप बल लगा रहे हो, 10 केजी द्रव्यमान है, तो भैया कभी सूत्र का इस्तेमाल भी कर लिया करो। F बराबर ma, तो यहाँ पे मास का वैल्यू है 10, त्वरण का वैल्यू है क्या, नहीं है त्वरण का वैल्यू सर। a का वैल्यू फाइंड करना है, बल का मान 10 न्यूटन दे दिया है, यहाँ से कट जाएगा, एक्सलरेशन का मान 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपका त्वरण का मान। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं और ये फ्री के नंबर
नंबर देखे जाते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में ऊर्जा का रूपांतरण जो है आपका प्रकाश ऊर्जा का आपका विद्युत ऊर्जा में होगा, क्योंकि सेल का मतलब ही हमें विद्युत गेन करना है उससे। तो फोटो का मतलब प्रकाश होता है, जैसे फोटोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ये जो है प्रकाश ऊर्जा लेकर के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कन्वर्ट करते हैं। माइक्रोफोन में ऊर्जा का इस्तेमाल किस रूप में होता है? अब माइक्रोफोन क्या है, किस चीज के लिए आप यूज करते हो? तो ध्वनि सुनने के लिए, है ना। तो भैया इलेक्ट्रिक ऊर्जा लेके ध्वनि ऊर्जा देता है आपका क्या? माइक्रोफोन। आप सीधे पकड़ लेंगे हमारा मोटो क्या है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो वो आपका आउटपुट होगा, ठीक है भाई। और वो चीज किससे चलती है, वो इनपुट होगा। दिमाग लगा लेंगे, आपको याद करने की ऐसे क्वेश्चन जरूरत नहीं है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल, हमारा मोटो क्या है? विद्युत प्राप्त करना। सेल का काम क्या होता है? घड़ी चलाना, है ना। सेल का काम क्या होता है? रिमोट चलाना। मतलब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मतलब मोटो है कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये कई प्रकार के होते हैं, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, सीधे सीधे बैटरी कहेगा तो भी एक प्रकार का सेल है। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, मतलब प्रकाश से चलने वाली सेल है, मतलब प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन का क्या है? हमारा मोटो क्या है? आवाज वाला बात। तो हमें इलेक्ट्रिक ऊर्जा से आवाज वाला ऊर्जा होगा। इनके अलावा माफ कीजिएगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पे जो है मैंने उल्टा बोल दिया है, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन से ऊर्जा का रूपांतरण, सही है जी। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थितिज ऊर्जा का प्रमुख उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाए थे। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जब मतलब क्या होता है कि एकदम मतलब तैयार है, ऊर्जा भरा हुआ है, अंदर भरा हुआ है भरास, लेकिन निकल नहीं रहा है। जैसे बांध बनाकर रोके गए जल, अगर बांध काट दिया जाए तो गांव घर दहा जाता है। तो क्या है? फोर्स तो है लेकिन रुका हुआ है, कोई चीज जो है उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई कमानी, तनी हुई गुलेल, है ना, बांध बनाकर रोका गया जल, ये सब जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिज ऊर्जा का उदाहरण जिसमें गति हो, चाहे गति कोई सा भी हो, आप जो है कोई चीज गिर रहा है, कोई चीज लुढ़क रहा है, कोई जैसे छोड़ा गया कमान, जब बांध से आप तीर को छोड़ते हो, जब तीर हवा में होता है, जा रहा होता है, तो उस समय गतिज ऊर्जा है उसमें। लेकिन जब तक उस मतलब क्या बोलते हैं भैया, प्रतंचा बोलते हैं क्या उसको, मुझे नहीं पता कि वो जो है आपका धनुष का जो डोरी होता है उसे क्या बोलते हैं, उस पर अगर तीर कस के रखे हो ना, तब तक स्थितिज ऊर्जा है, छोड़ दिए तो गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का समीकरण किसका प्रयोग नहीं होता? तो गतिज ऊर्जा के समीकरण में समय का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गतिज ऊर्जा का समीकरण 1/2 mv² होता है, यहाँ पे समय कहाँ है, ठीक है। इसमें तो आपका वेलोसिटी है, मास है और डायरेक्ट समय नहीं है। इनके अलावा गतिशील वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। वाद्य यंत्र किस ऊर्जा को किस रूप में बदलते हैं? तो जो वाद्य यंत्र है ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या होगा? वाद्य यंत्र का आउटपुट क्या है? ध्वनि। तो हमें ध्वनि आउटपुट के जैसे रखेंगे, और इनपुट क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे आप हारमोनियम वगैरह तो आप हवा से भी जो है ध्वनि निकालते हो, तो पवन ऊर्जा भी लिख सकते हो जी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये कि यंत्र है तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा कहना सही रहेगा। इनके अलावा विद्युत मोटर और डायनेमो ये एक दूसरे के उल्टा होता है। जहां मोटर इलेक्ट्रिक वाली ऊर्जा लेकर के यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, वहीं पे डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है। आप लोगों ने डायनेमो देखा होगा, गांव घर में जब मोटरसाइकिल दहेज में इतना नहीं मिलता था, तब लोग साइकिल में डायनेमो लगाते थे। इनके अलावा आयरन तथा बल्ब किस सिद्धांत पे कार्य करता है? उष्मीय तापन सिद्धांत पे कार्य करता है आयरन तथा बल्ब, इसे ध्यान रखेंगे। विद्युतीय सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? अब विद्युतीय सेल यहाँ पे बोल रहा है, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कैसे? जो आपका रसायन भरते हो ना विद्युतीय सेल में, H2SO4 सब भरते हो ना जी, है ना, तो उस ऊर्जा का कन्वर्जन आपका किस में हो जाता है? इलेक्ट्रिक ऊर्जा में हो जाती है सेल के अंदर। इनके अलावा बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल यानी फोर्स और टाइम का गुणनफल अपने को आवेग कहलाता है, आवेग, है ना। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। अभी ऊपर समझा दिया था W/T, है ना। और W बराबर क्या होता है? ये भी कई बार पूछा गया है कि कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर mgh होता है, mdh नहीं, वो मसाला है, ये mgh होता है। m क्या है? मास है, g क्या है? गुरुत्व, है ना, गुरुत्व त्वरण, g ग्रेविटी वाला, और h क्या है? हाइट है। ये आपका जो है हो जाएगा क्या? वर्क, है ना। और वर्क को जब परिवर्तित करते हैं टाइम से, कार्य करने की दर, है ना, तो ये आपका शक्ति कहलाता है।
शक्ति का मात्रक वाट होता है। चलिए देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है कि 25 केजी का एक लड़का 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई की 50 सीढ़ियाँ 30 सेकेंड में चढ़ता है, इस बच्चे की शक्ति क्या है? तो इस बच्चे की शक्ति निकाल लेंगे आप इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए। देखिए शक्ति बराबर मैंने अभी बताया है P बराबर W/T होता है और W का वैल्यू भी अभी बताया है mgh होता है। यहाँ पे आपको m का वैल्यू पता है 25 केजी, द्रव्यमान केजी में होता है, तो m का वैल्यू मुझे पता है 25 लिख दिया। इसके अलावा हमें ग्रेविटी चाहिए तो 9.8 लिखिए या डायरेक्ट राउंड फिगर में 10 लिख दीजिए, आपका मिलता जुलता ऑप्शन आएगा। या फिर अगर कोष्ट में डायरेक्ट लिख दिया है कि g का वैल्यू 9.8 इस्तेमाल करें तो उस केस में आपकी बाध्यता हो जाती है कि 9.8 ही इस्तेमाल करना है, अन्यथा आप 10 इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमने 10 लिख दिया है। h का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 15 सेंटीमीटर है और 50 गो सीढ़ियाँ है ना, 50 गो सीढ़ियाँ है और 15 सेंटीमीटर है, तो 50 को 15 से अगर गुना करेंगे तो 750 सेंटीमीटर होगा टोटल ऊंचाई, है ना। और उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 मीटर होगा। तो यहाँ पे मैंने 3/4 मीटर लिख देना है क्योंकि मीटर में लिखना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जिसकी जो मात्रक होती है उस फॉर्म में लाना पड़ता है। तो आपका दूरी का मात्रक सेंटीमीटर तो नहीं होता सर, मीटर होता है ना, तो आपको मीटर में लिखना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा नीचे कुछ आएगा क्या? समय आएगा। अब समय क्या है? समय 30 सेकेंड है, इसको 30 से भाग दे देंगे, यही बच्चे की शक्ति निकल जाएगी, है ना। तो ये 2 से कट जाएगी, ये 5 से कट जाएगी, ये 2 नीचे आ जाएगा, 25 × 5 × 3 ऊपर और 60 नीचे। ठीक है, इसको काट के देख लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा बना लीजिएगा। इनके अलावा यदि एक वस्तु का वेग उनकी शुरुआती वेग से तिगुना हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना की वृद्धि हो जाती है? अभी मैंने कहा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला mv² 1/2 का है ना। अगर इसकी वेग जो v पहले 1 था अब v हो गया है तिगुना, है ना, 3v हो गया है। v पहले v था अब v हो गया है 3v, न्यू वेग मैंने यहाँ पे लिख देना है, 3v हो गया। अब इसमें आप इस सूत्र में रख के देख लीजिए तो 1/2 m, अब पहले v लिखते थे अब 3v लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि अब 3 गुना वेग हो गया है। तो बोलता है कि भाई गतिज ऊर्जा कितनी गुना वृद्धि हो जाएगी, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 m, है ना, और v² गुने 9 होगा तो 9 गुना होगा जी, 9 टाइम है। ठीक है, सही लिखा है, 9 टाइम जो है बढ़ जाएगा इनकी गतिज ऊर्जा। इनके अलावा ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो ये केपलर बाबा ने दिए थे ग्रहों के गति का नियम, है ना। और बिग बैंग थ्योरी कौन दिए थे? जॉर्ज लमेतर ने दिया था। ये काफ़ी पूछा जाता है, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया। बिग बैंग थ्योरी, है ना, बिग बैंग थ्योरी जो है ये जॉर्ज लमेतर के द्वारा दिया गया था। जब कोई पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रहा हो तो उसकी त्वरण क्या होती है? एक सेकंड, क्या हुआ यहाँ पे? क्या था कि जब कोई पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही हो तो उसका जो त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। यहीं पर लगे हाथ एक चीज और पढ़ेंगे कि जब कोई ओपन सर्किट होती है, खुली परिपथ होती है, तो वहां पे विद्युत धारा का मान भी 0 होता है ना। विद्युत धारा का मान भी 0 होता है अगर लोड नहीं लगाया गया है, सर्किट ओपन है। अगर आप बोर्ड में 2 वायर लगाएंगे और दोनों वायर को अलग अलग हाथ में रखेंगे तो वहां पे विद्युत धारा 0 फ्लो हो रहा होगा उस वायर में, जब तक कि आप उस पर कोई लोड न लगाओगे। ठीक है, तो ओपन सर्किट में विद्युत धारा का मान 0 होता है और आपका जो ऊपर या नीचे जा रहा होता है एक समान गति से कोई भी पिंड, तो उसका त्वरण भी 0 होता है। तो ये दोनों 0 जरूर याद रखना, काम के 0 हैं। इनके अलावा लिफ्ट में सवार व्यक्ति जब एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रहा हो, अच्छा ऊपर लिखा है, जब लिफ्ट में कोई एक सवार व्यक्ति जब एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार क्या होगा? तो जब ऊपर जा रहा हो तो अभी मैंने कहा कि एक समान वेग से एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और लिफ्ट का समीकरण मैंने आपको क्लास नंबर 2 या 3 में अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, जो बच्चे ध्यान से सुने होंगे जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था? लिफ्ट का समीकरण W बराबर क्या बताया था? m × G + - a होता है। ठीक है, G + - a होता है। तो यहाँ पे क्या करना है? ऊपर जा रहा है लिफ्ट में, जब एक समान वेग से ऊपर जा रहा है तो प्लस वाला काम करेगा, और जब नीचे आ रहा होता है तो माइनस वाला काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि एक समान वेग से ऊपर जा रहा है मतलब a का वैल्यू हो गया है 0। तो इस केस में W बराबर m × G + 0 हो जाएगा, मतलब mg हो जाएगा। W बराबर mg हो जाएगा। इस स्थिति में भार क्या हो जाता है? अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है भैया? भार अपरिवर्तित होता है, क्योंकि W का यही सूत्र तो होता है mg। ठीक है, तो
अपरिवर्तित रहेगा, नीचे आएगा उस केस में भी अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि नीचे भी जब एक समान वेग से आएगा उस केस में भी a का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे g माइनस 0 मतलब g ही बचेगा, उस केस में भी w बराबर mg ही बचेगा, तो भैया क्या होगा, असमान रहेगा। तो इसीलिए लिफ्ट में माफ कीजिएगा, लिफ्ट में एक समान वेग से कोई भी पिंड चाहे ऊपर जा रहा हो और चाहे नीचे आ रहा हो, उसकी भार पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं आगे। पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात कितना होता है? पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात √2:1 होता है। इनके अलावा जो पृथ्वी की पलायन वेग होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। इनके अलावा भू अस्थिर उपग्रह है ना, जो पृथ्वी के तल से लगभग कितने किलोमीटर ऊंचे स्थान पर स्थापित करी जाती है, तो लगभग 36,000 किलोमीटर पे जो है भू स्थिर उपग्रह को प्रतिस्थापित करी जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की वर्तमान दूरी 1/4 हो जाए, जो भी दूरी है मान लीजिए अभी 100 किलोमीटर है, अगर 25 किलोमीटर हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो आपको सभी को पता है कि बड़का F बराबर है ना क्या होता है, मास का गुणनफल इंटू बड़का G, अब बीच में बट्टा में बीच के दूरी का स्क्वायर है ना, तो ये क्या होता है, अगर दूरी आपका जो है पहले 1 था अब 1/4 हो गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 गुना जो है आपका हो जाएगा, 16 गुना गुरुत्वाकर्षण तेज हो जाएगा अगर बीच की दूरी जितना था उससे 1/4 हो जाए। इसीलिए कोई भी पिंड जब गिरता है और जब गिरने को होता है ना, जब गिरने को होता है तो बहुत तेज खिंचाव होती है उसकी, ठीक है, यहाँ पे आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। 16 गुना गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाती है जब उसकी बीच की दूरी 1/4 हो जाती है। चलते हैं आगे। अब हम केमिस्ट्री में चलेंगे, 50 को ही देखें, 50 को देखेंगे। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनियो लेविजियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक। पदार्थ के चौथा और पांचवा अवस्था को क्या कहा जाता है? 3 गो अवस्था तो आप सभी जानते हो जो बेसिक है, ठोस, द्रव, गैस। चौथा अवस्था क्या है भैया? चौथा अवस्था है आपका प्लाज्मा, और पांचवा अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेंगे, चौथा पांचवा। प्लाज्मा की पहचान करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विलियम क्रूक्स को, लेकिन इसकी जो खोज करने का श्रेय है वो एडवर्ड को दिया जाता है, वो हम बाद में कर लेंगे। विलियम क्रूक्स ही आज तक एग्जाम में पूछा गया है कि प्लाज्मा का नामकरण किसने किया था। इनके अलावा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ को, या शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। इधर से कान छुइए, इधर से लगभग बराबर ही होगा। इनके अलावा समुद्री जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन के द्वारा। डिस्टिलेशन क्या होता है? नीचे से टेम्परेचर देके भाप बना के दूसरे कंटेनर में स्टोर कर लीजिए, नीचे जो अवगाध है वो जमा हो जाएगा, वो क्या होता है? आसवन होता है। और प्रवाजी आसवन से किसकी शुद्धि होती है? जिसके क्वथनांकों के बीच में कम का अंतर होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसको जो शुद्ध करते हैं तो उससे हम प्रभाजी आसवन से करते हैं। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा कर ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को रवाकरण या क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जंग से बचने हेतु जो लोहा पर परत चढ़ाया जाता है उसे यसद लेपन, गैल्वेनेशन या फिर यस्दीकरण कहा जाता है। इसके अलावा किसी परमाणु के नाभिक में क्या स्थित होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं नाभिक में। न्यूक्लियस में क्या स्थित होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ये चक्कर लगा रहा होता है सर, ये जो है चक्कर लगा रहा होता है आपके कक्षा में, ठीक है। इनके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग क्या कहलाता है? P + N बराबर द्रव्यमान संख्या होता है, किसी चीज का जो है मास होती है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो है परमाणु भार भी कह सकते हो। परमाणु का क्रमांक परमाणु के किस कण के द्वारा सूचित किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु की क्रमांक होती है। अगर किसी चीज जैसे हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1, मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितने होंगे? 1 होंगे, है ना, ध्यान रखेंगे। हालांकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भी है ना, ड्यूटियम, ट्रिटियम और प्रोटियम, ठीक है, तो वो एक अलग बात है। यहाँ पे हम सीधे सीधे बात को समझा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया था? तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन में दोनों का काम है। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। प्लम पुडिंग मॉडल जिसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, किसने दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल जिसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, ये जे थॉमसन साहब के द्वारा दिया गया था। एक बात याद रखना, जो कैथोड है, सॉरी हाँ कैथोड ही है, एक सेकेंड, कैथोड, एक सेकेंड, कुछ याद आ रहा था, मैं भूल गया यहाँ पे। जे थॉमसन के द्वारा ही पहली बार किया गया था। आगे ध्यान आएगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा। जे थॉमसन साहब से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन जाते हैं, है ना। इनके अलावा
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। डाल्टन साहब जो है परमाणु की पता तो लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह अविभाज्य है, इसे जो है खंडित नहीं किया जा सकता। बाद में अलग अलग वैज्ञानिक ने परमाणु के 3 मौलिक कण की खोज करी, है ना। रदरफोर्ड के नाभिक सिद्धांत के अनुसार नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? या फिर यहाँ से इतने चीज को आप स्किप भी कर सकते हो। सीधे सीधे नाभिक सिद्धांत के अनुसार नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10 के पावर 15 मीटर होता है माइनस के, या फिर इसे 1 फर्मी या फिर 1 फेमटो भी बोलते हैं, ना, फेमटो भी बोलते हैं इसे। तो ये तीनों चीज इसी के लिए है। परमाणु की त्रिज्या जो है ये आपका नाभिक की त्रिज्या जो है ये आपके 10 के पावर -15 मीटर होगा, या फेमटो या फिर फर्मी होगा। परमाणु की त्रिज्या का आकार कितना होता है? ये आपके 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो ये दोनों एगो अलग चीज है। नाभिक कहेगा तो थोड़ा सा अलग है, और त्रिज्या कहेगा तो थोड़ा सा अलग है। अब नाभिक बड़ा होगा कि त्रिज्या बड़ा होगा, कोई भी बच्चा, है ना, चलिए सोचिएगा। इनके अलावा इन दोनों में कौन बड़ा है जी? 10 के पावर -10 की 10 के पावर -15। इनके अलावा रदरफोर्ड का नाभिक का खोज किस प्रभाव पर आधारित होता है? प्रकीर्णन के प्रभाव पर आधारित होता है रदरफोर्ड के नाभिक का खोज। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन पे, दोनों पे सेम आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव होती है तो निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, और प्रोटॉन पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। बस इतनी सी फर्क है सर, ठीक है। इसका होता है 1.6022 × 10 के पावर 19 कूलाम। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। अगर प्रोटॉन पे लिखना है तो ये वाला जो माइनस का साइन है इसे हटा देंगे, पॉजिटिव में लिख देंगे। यहाँ पे लिख दिया हूँ। और न्यूट्रॉन पे कोई भी साइन नहीं, मतलब कोई भी आवेश नहीं होती है। न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक, और इस पे कोई भी आवेश नहीं होती है। इनके अलावा जो न्यूट्रिनो है, देखिए न्यूट्रॉन का भाई न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो का खोज पॉली ने किया था, और इस पे कौन सा आवेश होता है? तो इस पे भी कोई आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं, और न्यूट्रिनो पर भी कोई आवेश नहीं। जहां न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, वहीं न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने किया था। मेसोन तथा पॉजिट्रॉन के खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज जो है ये युकावा ने किया था, और पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है ये एंडरसन के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। इनके अलावा किसी परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो उस कक्षा में जो उस कक्षा के वर्गों का दुगुना हो जाएगा। जैसे K L M N O P ये सब कक्षा का नंबर है, 1 2 3 4 5 मान लीजिए। तो पहला में क्या होगा? उस कक्षा के वर्ग गुने दुगुना, मतलब 2 दूसरा में उस कक्षा के वर्ग मतलब दुगुना, मतलब 2 का स्क्वायर है 2, तो मतलब कितना हो जाएगा? 8। तीसरा में उस कक्षा के वर्ग गुने दुगुना, तो कितना हो जाएगा? 18। इसी प्रकार से चलता रहता है ना। इनके अलावा पी उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे? पी उप कक्षा में कितने कक्षक होते हैं? कोई भी बच्चा बता दो यार। देखो, एस में 1 कक्षक होते हैं, 2 कक्षक जुड़ता जाता है, तो पी में कितने कक्षक हो जाएंगे? 3 कक्षक हो जाएंगे। एस पी डी में कितना हो जाएगा? फिर 2 कक्षक जुड़ जाएगा, मतलब 5 कक्षक हो जाएंगे, है ना। एफ में कितना हो जाएगा? फिर 2 जुड़ जाएंगे, मतलब 7 कक्षक जुड़ जाएंगे, 7 हो जाएंगे, मतलब टोटल मिला के, है ना, इस प्रकार से। और मैंने कहा कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो 1 में 2 समाएगा, तो 3 में कितना हो जाएगा? 6। और इसको याद रखने का क्या तरीका है ना, इसको याद रखने का क्या तरीका है? SPDF लिख लेते हैं, SPDF। एस में 2, फिर 4 जोड़िए 6, फिर 4 जोड़िए 10, फिर 4 जोड़िए 14। आपका जो है इतने इलेक्ट्रॉन समा सकता है, तो पी में 6 होगा। परमाणु के नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा बढ़ेगा। जितना नाभिक से आप दूर जाएंगे, मान लीजिए कि कोई यहीं तक दूसरे कक्षा में कोई समट जा रहा है, और कोई तत्व जो है इसका जो है 5 कक्षा तक जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा रहा है, तो इसकी ऊर्जा ज्यादा कि इसकी ऊर्जा ज्यादा? तो इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। जितनी दूरी होगी नाभिक से उतने ज्यादा ऊर्जा बढ़ता चला जाता है। इनके अलावा परमाणु की किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब भी समझाया था, एस में 1 कक्षक होता है, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है कक्षक में। देखिए, कक्षा अलग है, उपकक्षा अलग है, और कक्षक अलग है। कक्षा में क्या होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उस कक्षा के वर्गों का दुगुना। कक्षक में कितने होते हैं? तो मात्र 2। और एस उपकक्षा में कितना होगा? 2। पी में कितना होगा? 6। डी में कितना होगा? 10। एफ में कितना होगा? 14, है ना, इस प्रकार से। इनके अलावा मेंडलीव, डोबेनाइरर और मोसले, इनमें से किसका सिद्धांत परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत पर आधारित नहीं था? तो जो मोसले का समीकरण है ये जो है आपका परमाणु क्रमांक पर आधारित है। बाद में की मेंडलीव और डोबेनाइरर, इनके जो पीरियोडिक टेबल है, इनके जो त्रिक का नियम है, ये सभी जो है परमाणु द्रव्यमान को फॉलो करता है, जबकि मोसले का परमाणु क्रमांक को फॉलो करता है। किसी एक से अधिक तत्वों का यदि परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। स्थान मतलब जगह होता है, एक ही जगह पे तो है, लेकिन
इनके द्रव्यमान संख्या में भिन्नता है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने हेतु परमाणु संख्या में क्या जोड़ते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे मैंने परसेंटेज निकालना सिखाया था। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन संख्या पहले क्या होती है ये जान, एक सेकेंड माफ करना दोस्त। किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है? तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है, हो सकता है कि इसके बराबर हो इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन यह हमेशा जरूरी नहीं है, इसीलिए हम इस चीज को नहीं मानते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती तो है, लेकिन हर जगह नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह हो। ठीक है, इसीलिए हम इस बातों पे इतना फोकस नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? परमाणु संख्या में आप आवेश की संख्या को जोड़ देते हैं, यानी जो प्रोटॉन की संख्या है वही परमाणु की संख्या है। अब इसमें अगर आप P में आवेश की संख्या को जोड़ देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या उस पार्टिकुलर तत्व का निकल जाता है। अब ये आवेश कहाँ से लाऊंगा मैं? किसका नाम है आवेश? भाई आवेश कोई बॉलर भी है, क्रिकेटर भी है शायद, है ना। देखिए ये जैसे यहाँ पे कैल्शियम प्लस प्लस लिखा है, मतलब इस पे 2 धन आवेश है। ठीक है, प्लस मतलब धन आवेश, माइनस मतलब ऋण आवेश, ये तो पढ़ते ही हैं। ऋण मतलब कर्जा होता है, धन मतलब धन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसमें परमाणु की संख्या हम निकालें तो आपको सभी को पता होगा कि कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है ये 20 है ना। तो मैंने कहा भी परमाणु क्रमांक के अंदर आप जोड़ लेंगे आवेश की संख्या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलती है। तो यहाँ पे 2 धन आवेश है, तो धन आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कम की ज्यादा, तो कम। इलेक्ट्रॉन निगेटिव ना है जी, तो 2 पॉजिटिव है मतलब 2 कम है ना। तो 20 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचा? 18 इलेक्ट्रॉन होगा C++ में। ठीक है, मैं N++ लिख के आप लोगों से पूछता हूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, बताइएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे C- होता तो ये यहाँ पे हम जोड़ देते, क्योंकि ये कैसे होता है, आइए यहाँ पे जोड़ देख रहे हैं, फिर आप यहाँ पे घटाव देख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। देखिए कैल्शियम का होता है परमाणु क्रमांक 20। अब इस 20 में आवेश है पॉजिटिव में, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन के दृष्टिकोण से घाटा, तो इसमें हम जो है जोड़ेंगे कितना? -2। प्लस माइनस कितना हो जाता है? माइनस, इसीलिए जो है -2 फाइनली 18 हो गया। अगर इसी कैल्शियम में मान लीजिए ये 2 बार माइनस होता तो हम क्या करते? 20 प्लस, है ना, प्लस, है ना, +2 करते, है ना। तो ये जो है आपका आ जाता है इधर, प्लस 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 होता है, 22 गो हो जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, अगर माइनस साइन होता तो प्लस 2 बार है मतलब घटेगा। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्ष में प्रवेश करते हैं, यह कथन किसका है? अफबाउ का। अफबाउ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, फिर जो है अपर ऊर्जा वाले कक्षा में प्रवेश करते हैं, है ना। जैसे आपका 4s पहले आ जाता है 3d से, है ना, 4s पहले आ जाता है 3d से किसी भी चीज को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में। ये क्यों होता है मैंने बता दिया है, और इसको निकालने का रामबाण तरीका भी बता दिया है। SPDF को लिख लेंगे, इसको 0 1 2 3 पकड़ेंगे, और KLM को जो है आप 1 2 3 पढ़ेंगे, यानी कक्षा की संख्या। तो 4s का निकालेंगे तो 4 + 0 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा 4s का वैल्यू। और 3d का निकालेंगे तो 3 + d का वैल्यू 2 है तो 5 हो जाएगा। तो 5 ज्यादा कि 4 ज्यादा? तो 5 ज्यादा। तो अफवाह कह रहा है कि सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जो है इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, तो पहले 4s में आएगा फिर 3d में जाएगा। आई होप आप समझ गए। 4s का वैल्यू निकालेंगे तो 4 + 0, s का 0 है तो 4 निकल रहा है। 3d का, d का वैल्यू 2 है तो 3 और 2 हो जाता है 5। इसीलिए 3d में बाद में जो है इलेक्ट्रॉन फिल होगा, पहले 4 इसमें s में आता है। ठीक है, इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने सिंथेटिक तत्व है? तो 24 गो, 24 गो। और 94 गो जो है आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तत्व हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 118 गो हो जाएगा। 91 गो क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। 20 गो नॉन मेटल हो जाएगा। 7 गो उपधातु हो जाएगा, है ना। अक्रिय गैस सबसे लास्ट में हो जाएगा। 17 में हेलोजन हो जाएगा। 16 में कैल्कोजन हो जाएगा। 3 से 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाएगा। 2 को कहा जाएगा अर्थ पृथ्वी मेटल कहा जाएगा। 1 को अल्कलाइन मेटल कहा जाएगा। इस प्रकार से आप ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्तरदायी है। और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा, उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। धात्विक तत्व के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो भी धातु होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं धात्विक तत्व के। अब 5 6 7 8 होते हैं अधात्विक तत्व के। ठीक है मेरे भाई, ध्यान
रखेंगे ये ना, जिसके पास जितना कम इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन वो उतना ज़्यादा मेटालिक गुण वाला होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर किसी का 4 है और किसी का 2 है तो इनमें ज़्यादा अभिक्रियाशीलता किसमें है, मतलब ज़्यादा मेटालिक गुण किसमें है, तो 2 वाले में है। ठीक है, धातुओं के बारे में कक्षा में बता दिए थे। इनके अलावा जीवाश्म की उम्र आप कैसे ज्ञात करते हैं, कार्बन डेंटिंग विधि से करते हैं, और चट्टान का यूरेनियम डेंटिंग विधि से जो है आप उम्र को ज्ञात करते हो। पौधों का वृद्धि दर किस यंत्र से मापते हैं, केस्कोग्राफ से, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कौन सा नियम कहता है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में पहले एक एक कर भरते हैं। जैसे एक कक्षक मैंने अभी एस में दिखाया था कि एक होता है, और मान लीजिए कि ये पी उप कक्षा है तो इसमें 3 गो कक्षक होगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे भरता है सर, है ना, पहले तीनों में भर लेगा एक एक, अब फिर इसमें जो है विपरीत भरेगा। तो ये कौन सा नियम कहता है, तो ये कहता है हुंड का नियम, है ना, हुंड का नियम। गाँव घर में हुंड छेड़े, हुंड मतलब थोड़ा सा खसकेला माफ कीजिएगा, ये बड़ा वैज्ञानिक में इनका अट्टहास नहीं कर रहा हूँ, गाँव घर में कहते हैं इसलिए बोल दिया। इनके अलावा एक तत्व ए में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है, न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना संभव है ना। आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रखा है 15 है, न्यूट्रॉन की संख्या दे रखा है 16 है, यहाँ पे हमें परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान चाहिए, जिसका मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोटॉन की संख्या तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो अभी मैंने कहा था भाई कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है और होता भी नहीं है, मतलब हर जगह नहीं होता है, लेकिन होता तो है ना। तो यहाँ पे संभावना, यहाँ पे लिखा है संभव है, तो आप जो है 15 ले सकते हो प्रोटॉन की संख्या और 16 ले सकते हो न्यूट्रॉन की संख्या, इसीलिए जो है यहाँ का परमाणु भार 15 + 16 31 हो सकता है। इनके अलावा 12 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन वाले तत्व का संयोजकता कितना होगा। अब सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है कि जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 12 हो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता की संख्या कितनी होगी। तो परमाणु संख्या 12 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2, एक सेकेंड, 1s2 2s2 2p6 6 4 2 6 8 हो जाएगा, और फिर हमारा कितना 12 तक पहुंचना है, फिर 3s2 और फिर क्या हो जाएगा 3s2 के बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 6 2 8 2 10 2 12 हो तो गया 12 हो गया 2 6 4 10 और 2 12। तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगा। तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 गो है। ये कैसे लिखा जाता है, जैसे अभी मैंने क्या कहा था कि भाई p में जो है ना 1s2 2s2 p में अधिकतम कितना होता है, तो p में होता है आपका 6 गो इलेक्ट्रॉन, देखिए 6 गो है अधिकतम, s में होता है 2 गो, है ना। और इससे पहले जो मैंने टॉपिक वाइज आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है वहाँ पे मैंने बताया है कि पहले कक्षा में सिर्फ s उप कक्षा रहता है, दूसरे में है ना s और p दोनों रहता है, मतलब जुड़ जाता है, तीसरे में sp_d भी रहता है। इस प्रकार से मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपकी काम बनेगी, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखने नहीं आता तो बहुत सारे चीज़ आपके एग्जाम में स्किप हो जाएंगे। न तो आप संयोजकता निकाल सकते हो, ना आप ये पता कर सकते हो कि ये किस वर्ग के तत्व होंगे, ठीक है, ना आप ये पता कर सकते हो कि ये धात्विक होंगे कि अधात्विक होंगे, फिर झटहा फेंकोगे अनठेकानी, लेकिन यहाँ काम चलता नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जरूर आना चाहिए। इनके अलावा परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया था, डेमोक्रिटस ने दिया था, डेमोक्रिटस ने दिया था। जैसे डीएनए शब्द सबसे पहले फ्रेडरिक मीसर ने दिया था। हम डीएनए में वाटसन एवं क्रिक को याद कर लेते हैं, परमाणु में हम डाल्टन को याद कर लेते हैं, गलत है। डाल्टन ने परमाणुवाद दिया था, मतलब परमाणु की खोज वगैरह करने का जो है इनको श्रेय दिया जाता है। लेकिन अगर परमाणु नाम देने की बात करेंगे तो डेमोक्रिटस हो जाएगा। एयू एजी सीयू में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगी। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाया था जिसमें यह वाली चेन आपको कई बार दिखाया था कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील रहेगा वो यौगिक का निर्माण करता है और कम अभिक्रियाशील तत्व को अलग कर देता है विस्थापन अभिक्रिया में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सोना चांदी और कॉपर है, इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछ रहा है, सबसे अभिक्रियाशील, अच्छा ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो ये कॉपर होगा। मैंने कहा था कि भाई एक याद रखने के लिए कि जो चीज जितना महंगा है कम अभिक्रियाशील होता है। जैसे सोना बहुत महंगा है तो बहुत कम अभिक्रियाशील है, उससे थोड़ा सस्ता चांदी है तो चांदी थोड़ा कम अभिक्रियाशील होगा। और इन तीनों में सबसे सस्ता क्या है, कॉपर, तो जो ज़्यादा सस्ता है ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु की संख्या 7 है, धातु की संख्या 91 बता दिया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने ज्ञात तत्व थे, 63। परमाणु भार पे थे, 7 गो आवर्त थे, 9 गो वर्ग था। न्यूलैंडस के अष्टक के नियम कहाँ तक लागू हो पाया था, कैल्शियम तक, और इसमें कितने तत्व को शामिल किया गया था,
56 तक, है ना। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग 18 में क्या रखा गया है, नोबेल गैस या अक्रिय गैस। कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे, जेजो थॉमसन। मैं यही बताना चाह रहा था, तभी जवान पे नहीं आ रहा था। कैथोड किरण का जो है बाद में कई सारे वैज्ञानिक ने जो है आपका प्रयोग किए, लेकिन सबसे पहले थॉमसन साहब प्रयोग किए। उसी प्रकार से जो है जो आपका रदरफोर्ड साहब है वो अपने प्रयोग के लिए स्वर्ण पत्थर का इस्तेमाल किए थे। स्वर्ण फॉल्स होता है ना, जैसे सिल्वर फॉल्स मिठाई वगैरह पर लगा देते हैं, वैसे स्वर्ण फॉल्स का इस्तेमाल किया था। कौन कौन अक्रिय गैस अपने बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, तो हीलियम जो है एकमात्र अक्रिय गैस है जो अपने बाह्यतम कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, क्योंकि इसके पास हाइये नहीं है। परमाणु क्रमांक 2 है तो कहाँ से 8 गो लाएगा, बाद बाकी जो अक्रिय गैस है उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल है ना, अल्फा कण को किस पर प्रक्षेपित किया था, तो स्वर्ण पत्र पे, यही बता दिया था। इनके अलावा पी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकेगी, आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, फिर से बता दूं। पी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकेगी, पी कक्षा नहीं भैया, उपकक्षा लिख लेना, SPDF है ना, ये उपकक्षा लिख लेना। पी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। पदार्थ का वह छोटा कण जिसे स्वतंत्र अस्तित्व है उसे अणु कहते हैं। अणु कहते हैं जो पदार्थ का वह छोटा कण जिसका अपना अस्तित्व है, अणु कहते हैं, है ना। इनके अलावा CaOH हॉल ट्वाइस का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे आप बुझा हुआ चूना कहते हैं या चूने का पानी कहते हैं। तो इसमें जो है आपका सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा, तो सीधे सीधे कैल्शियम का 20 हो जाता है, फिर हम इसको कर लेंगे प्लस, और ऑक्सीजन का हो जाता है 16, हाइड्रोजन का हो जाता है 1, और ये है 2 बार, ठीक है। तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 20 + 17 गुना के 34, तो कितना हो जाएगा जी, 34 और 20 54। यहाँ पे अच्छा ऑक्सीजन भी 2 बार हो जाएगा जी, ठीक है। 1 सेकेंड, तो 16 दुना के 32, 16 दुना के 32 और फिर 2, अब जोड़िए इसको, 2 2 4 हो जाएगा, और 2 2 2 4, ठीक है। 30 20 50, यहाँ पे भी घाटा लग रहा है मेरे को, 1 सेकेंड, 16 दुना के 32, 1 दुना के 2, 32 20 52, यहाँ पे क्या हो गया, 1 सेकेंड, 16 दुना के 32, यहाँ पे क्या गड़बड़ी है भाई, क्या गड़बड़ी है यहाँ पे, गड़बड़ी कुछ नहीं है, गड़बड़ी है अपने को याददाश्त में। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है ना, परमाणु द्रव्यमान तो 40 होती है, तो 40 और ये कहा मैंने 16 1 17 हो जाएगा, 17 दुना के 34 हो जाएगा, तो सीधे सीधे 74 हो जाएगा। कभी कभी छोटा छोटा चीज़ भी दिमाग पे सीधे क्लिक नहीं होता है, इसीलिए एग्जाम को कभी भी हल्का नहीं कहना चाहिए। वहाँ पे इतनी प्रेशर में बच्चे होते हैं, वहाँ पे गलती करना लाजमी होती है। इसीलिए मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा ईजी आ गया, हाँ ये कहते हैं कुछ प्रश्न बहुत ईजी आ गए, है ना। एग्जाम नहीं ईजी होता है कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे 74 हो जाएगा, कैसे हुआ पता चला, ये कैल्शियम का 40 हो जाएगा परमाणु भार, और फिर O का होता है 16 और H का होता है 1, तो 17 दुना के 2 बार होता है, तो 34 हो जाएगा, 34 और 40 आपका 74 हो जाएगा। तो ये आपका सापेक्ष द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है भैया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों को कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग बाय कर सकते हो।